आज की जो क्लास होगी दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 और स्पेशल होगा व्हाट इज डेमोक्रेसी। वाई डेमोक्रेसी। तो दोस्तों, आज के अगर हम टाइम देखें तो एक बड़े संगठन को एक डेमोक्रेसी के रूप में देखना और एक ऑटोक्रेसी जो रूलर होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये हम पूरी डिटेल के साथ में डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, एक कंट्री को डेमोक्रेसी होना कहाँ तक ये फ्रूटफुल होता है दोस्तों, इसके फीचर्स, इसके बैकड्रॉप जितने भी हैं, प्रो और कॉन्स भी पढ़ेंगे दोस्तों। डेमोक्रेसी का एक्चुअल वर्ड मीनिंग क्या होता है, जनता का शासन, जनता के द्वारा और जनता के लिए ही होता है। यहाँ पे एक जो चुनी हुई सरकार होती है, जनता के द्वारा अपने लीडर को चुनना दोस्तों, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को शो करता है। या हमारे जो 16 कहीं ना कहीं जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हुए हमारे अब्राहम लिंकन जी, उसने भी बोला था जो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो डेमोक्रेसी, जो पीपल के द्वारा बनाई जाती है और फॉर द पीपल, पीपल के लिए ही कहीं ना कहीं वो संस्था ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े स्तर पे दोस्तों काम करती है। ठीक है, आई होप दोस्तों। देखो दोस्तों, एक यूनिट है छोटे स्तर पे, ठीक है, और एक है बड़े स्तर पे। आप इसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, जिस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट विद इन स्टेट में होता है, स्टेट विद इन स्टेट और नेशन में होता है, ठीक है, जो प्रोविजन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। ये बड़े स्तर पे क्या कहलाती है, ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन को दोस्तों एक सरकार या गवर्नमेंट के द्वारा कहीं ना कहीं के द्वारा रूल आउट किया जाता है दोस्तों, रूल किया जाता है इस बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे, जिसको हम कंट्री बोलते हैं, ठीक है। कंट्री या नेशन होता है, ये रूल किया जाता है वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों। ये जरूरी नहीं होता दोस्तों क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में सभी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। किस देश में हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था, कोई डेमोक्रेटिक भी हो सकता है, ठीक इस प्रकार से जो ऑटोक्रेटिक भी होता है, डिक्टेटरशिप भी चलती है। हमने इंडिया का नाम सुना दे, इंडिया एक एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। यूएसए का नाम, यूएसए सुना, ये डेमोक्रेटिक नेशन है दोस्तों। इसमें अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें मेंशन लॉ होंगे दोस्तों, इसमें लॉ होंगे, शेड्यूल होंगे, अपने देश की संस्था के रूल और रेगुलेशन एक रिटन डॉक्यूमेंट के द्वारा दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एक बड़ी संस्था को जनता द्वारा प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेट करना दोस्तों, कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक कंट्री की पहचान होती है। ये सबसे बड़ा फीचर्स है, ठीक है। जनता उसमें इलेक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है,
जनता के द्वारा एक लीडर को चुना जाता है। यही एक डेमोक्रेटिक कंट्री की खासियत होती है, ये फीचर्स होता है, ये डेमोक्रेटिक होती है। ऑटोक्रेटिक क्या होती है? इसको डिक्टेटरशिप भी बोल सकते हैं दोस्तों, ऑटोक्रेसी भी बोल सकते हैं। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? जिसमें एक लीडर होगा दोस्तों, लीडर होगा और पार्टी 1 या 2, 1 या अपोजिशन बोल सकते हैं, अपोजिशन बोल सकते हैं। इसमें 1 या 2 की पार्टी कहीं ना कहीं आप देखोगे होती है उस ऑर्गेनाइजेशन, उस देश में दोस्तों, और उसका लीडर एक टाइम बाउंडेशन के आधार पे दोस्तों चुना जाता है, या फिर वो एक लंबे समय तक चुना जाता है। वो कहीं ना कहीं पूरे देश की संस्था को एक लीडर के तौर पे उस देश की कंट्री को कहीं ना कहीं चलाता है। तो वो क्या कहलाती है? डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेसी। जैसे एक राजा द्वारा उस देश की संस्था को चलाना दोस्तों, उस देश को कहीं ना कहीं रूल स्थापित करना, अप्लाइड करना और जनता के द्वारा उनको फॉलो करना, ये ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप कहलाता है। समझ पा रहे हो? इसमें आप देख सकते हो जो डेमोक्रेटिक आप इसमें नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल आप देख सकते हो दोस्तों, नॉर्थ कोरिया। इसमें डेमोक्रेटिक कहीं ना कहीं आप देखोगे जो भूटान के नरेश है दोस्तों, वो एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन वो डेमोक्रेटिक है। समझ पाया? आई होप दोस्तों हमने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा था दोस्तों, जैसे हमारे महान राजा होते थे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पे अपने देश को कहीं ना कहीं दूसरे देशों के साथ मुकाबले कहीं ना कहीं वहाँ की रूल मंत्रियों के साथ में उस देश को संरक्षित रखते थे, ला और नियम बनाते थे। ठीक है, जिस प्रकार से वो दूसरी टेरिटरी को कहीं ना कहीं फाइट करके दोस्तों जीतते थे, फिर वहाँ पे उनका प्रतिनिधित्व एक दूसरे राजा के तौर पे राज्याभिषेक किया जाता था। ये धीरे धीरे टाइम बीतता गया तो दोस्तों जैसे ही कहीं ना कहीं कंटेम्प्रेरी यानी मेडिवल टाइम आता है, तो हमने पढ़ा था ये जो यूरोपियन वेस्टर्न नेशन होंगे दोस्तों, इनमें से भी अगर हम यूएस, यूके और स्पेन, 2 कंट्री कहीं ना कहीं पुर्तगीज, डच, डेनमार्क, डच बोल सकते हैं दोस्तों इनको। ये जो यूरोपियन नेशन होंगे दोस्तों, यहाँ पे जो राजा होंगे या फिर वहाँ की गवर्नमेंट होगी, मेडिवल टाइम की बात बोल रहे हैं दोस्तों, वहाँ पे अपना अपना रूल कहीं ना कहीं ये कॉलोनी बनाएंगे अलग अलग देशों में। ठीक है, इसमें से हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा था किस तरह से यूएसए भी यूके की कहीं ना कहीं कॉलोनी होता था, स्पेन की फ्रांस होता था दोस्तों। किस तरह से यूएसए एक एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री बनता है, उसका अपना इतिहास है, उसकी अपनी एक थ्योरी है। आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। स्पेन फ्रांस को कहीं ना कहीं कॉलोनी थी, वो किस तरह से फ्रांस उसके अगेंस्ट में जाके दोस्तों अपने नेशन का निर्माण करता है। ठीक है, वहाँ से और देशों को किस तरह से इंडिपेंडेंस मिलती है, बाद में जाके दोस्तों चुनाव होते हैं, ये हमने लास्ट वाले वीडियो में भी देखा था। हमने लास्ट के 2 एग्जाम्पल दे के भी समझाया था किस तरह से एक डेमोक्रेटिक कंट्री है दोस्तों एक देश के लिए काम करती है, वहाँ की जनता है किस तरह से डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है, किस तरह से अपने प्रति डेलीगेट्स का चुनाव करती है, वो फिर डेलीगेट्स जनता के लिए काम करता है। समय और बाउंडेशन दोनों निर्धारित की जाती है हर देश में दोस्तों। आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए दोस्तों एक बारी डेमोक्रेसी होता क्या है, डेमोक्रेसी मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, ये पढ़ लेते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं। इसमें दोस्तों
आज का जो टॉपिक होगा डेमोक्रेसी की बात हो रही है, तो इसमें जो पॉइंट होंगे हम उसी को क्लियर करवाने की कोशिश करेंगे। जैसे जो हाईलाइटेड पॉइंट होंगे हम उन्हीं को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करवाएंगे दोस्तों आज की वीडियो में। व्हाट इज, पहला जो पॉइंट होगा दोस्तों, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड मीनिंग्स। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट होगा दोस्तों, डेमोक्रेसी फीचर्स दोस्तों। डेमोक्रेसी फीचर्स ऑफ ब्रॉडर लेवल है। ब्रॉडर लेवल पे किस तरह से डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं फीचर्स के रूप में देखते हैं दोस्तों, ये भी हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। ठीक है। पहला हम पढ़ेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी और इसका जो मीनिंग है वो, डेमोक्रेसी के फीचर्स पढ़ेंगे और ब्रॉडर लेवल पे किस तरह से इसको रखा जाता है दोस्तों। वाई एवरी कंट्री वांट टू बिकेम एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया इज द वर्ल्ड नंबर 1 लाइक डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जिसका अपना कहीं ना कहीं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है दोस्तों, और वहाँ की जो सरकार है लोगों के लिए काम करती है, लोगों द्वारा एक प्रतिनिधित्व को चुनना एक डेमोक्रेटिक कंट्री की निशानी होती है। थर्ड पॉइंट में दोस्तों हम पढ़ेंगे इसके आर्गुमेंट। आर्गुमेंट में इसके नेगेटिव फेज को पढ़ेंगे दोस्तों। यह कह सकते हैं नेगेटिव फीचर्स क्या होते हैं, इसके नुकसान क्या होते हैं, ये हम पढ़ेंगे दोस्तों। अपोजिट वे थॉट बोल सकते हैं दोस्तों, किस तरह से इसके आर्गुमेंट आएंगे, इसको मतलब डेमोक्रेसी क्या सही मीनिंग देता है एक सरकार को या बड़ी संस्था को चलाने के लिए, हम इसमें ये पॉइंट भी देखेंगे दोस्तों। यानी कहने का मतलब है आर्गुमेंट देखेंगे सेकंड थर्ड पॉइंट में, और सेकंड में हम देखेंगे फीचर्स देखेंगे, व्हाट इज डेमोक्रेसी, ये इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को किस तरह से डिफाइन किया है, डेमोक्रेसी होता क्या है, ये अभी मैंने एक छोटे से एग्जाम्पल से दे के बताया था दोस्तों, आप उसी से समझ सकते हो। डेमोक्रेसी is
government. Democracy is the prevalent form of government और जो ये डेमोक्रेसी है दोस्तों दो वर्डों से मिलकर बना है। ये दो वर्ड कौन कौन से हैं? डेमो डेमो और करेसी which is mean demo means people और क्रेसी माने रूल। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। ये आपको समझ में आया होगा डेमोक्रेसी किसे बोलते हैं। अब्राहम लिंकन सेड अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए प्रेसिडेंट हुआ दोस्तों 16वां। इसने बोला था डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट of the people by the people for the people। उन्होंने ये स्टेटमेंट किया था। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। इसकी जो कॉमन फीचर है दोस्तों मैंने अभी समझाया। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ प्रेवेलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे डेमोक्रेसी जी, इसको ऐसे भी कर सकते हैं डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ government which in which the ruler are elected by the people। ठीक है। इस डेमोक्रेसी में दोस्तों एक लीडर चुना जाएगा, रूलर चुना जाएगा और वो जनता के द्वारा डायरेक्टली पार्टिसिपेट दोस्तों डायरेक्टली कहीं ना कहीं आप देखोगे डायरेक्ट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उनकी स्पीच होगी और वो स्पीच के अनुसार उस राजा का चयन करेंगे और वही जो रिप्रेजेंट करेगा वो जनता के लिए काम करेगा। ये एक ऑर्गेनाइजेशन बड़े स्तर पे दोस्तों जिसको हम नेशन बोलते हैं, स्टेट बोल सकते हैं दोस्तों, एक्टर बोल सकते हैं। जो हम पॉलिटिकल साइंस की परिभाषा में उसको एक्टर भी बोल सकते हैं और एक उसको किस नाम से जाना जाता है, एक बड़ी संस्था ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। उसमें एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है और वहाँ की जो गवर्नमेंट होगी दोस्तों किस तरह से लोगों के लिए
काम करेगी और वहाँ की अधिकार वो लोग कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अधिकारों की मांग करेंगे और गवर्नमेंट उनकी जो मांग और डिमांड होगी दोस्तों कहीं ना कहीं उनकी पूरी करेगी। समझ पाए, डिमांड और सप्लाई दोनों एक साथ में। आपने देखा भी होगा दोस्तों, जिस प्रकार से एक देश की आइडेंटिटी चलती है, आप भी जब कभी भी आप डीएम बनोगे तो दोस्तों आपको भी ये फेस करना होगा। जनता किस प्रकार से आपको डिमांड करती है, उसको किस तरह से आप सप्लाई करोगे, जो सरकार के द्वारा जो नियम है दोस्तों किस तरह से वो अप्लाई करोगे जनता पे, ये आपका भी काम होगा दोस्तों आने वाले टाइम में। बेस्ट विशेज फॉर मेकिंग लाइक एज ए ड्रीम्स कम ट्रू दोस्तों, आप डीएम बनो, मेरी आपसे यही बेस्ट विशेज होगी दोस्तों। ये हमने देखा दोस्तों डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी के मतलब डेमो और किन वर्डों से मिला है, उसका मतलब क्या होता है, ये हमने इसका मीनिंग समझा। गवर्नमेंट डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है, फॉर द पीपल। आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। ये क्या करेंगे दोस्तों, ये जो इलेक्टेड पर्सन होगा, रूलर होगा, ये जनता के लिए काम करेंगे, ठीक है, रूल बनाएंगे दोस्तों। यहाँ पे जिस प्रकार से जो आइडेंटिटी ऑर्गेनाइजेशन बनेगा वो उनका अपना एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे दोस्तों, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसमें लॉ होंगे दोस्तों, लॉ और रूल लिखे जाएंगे दोस्तों, ठीक है, जिनको उन देश की जो जनता है दोस्तों, पीपल है, उनको कहीं ना कहीं उस आइडेंटिटी को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और जनता का भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जनता उन नियमों को कहीं ना कहीं आप ऐसा बोल सकते हैं उनको फॉलो भी करेगी और समय आने पे दोस्तों उन लॉ को कहीं ना कहीं परिवर्तित भी करवा सकती है, उस गवर्नमेंट और फॉर्म को कहीं ना कहीं मतलब रीइलेक्शन भी करा सकती है, उस गिरा भी सकती है। ये कहीं ना कहीं पीपल इस डेमोक्रेसी में काम करेंगे। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा यहाँ तक। ये एक ये ब्रॉडर मीनिंग एज ए मीनिंग के रूप में दोस्तों डेमोक्रेसी कर सकता है। दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन आता है, क्या डेमोक्रेसी सभी ऑल ऑफ जो फॉर्म होती है, क्या उसमें डेमोक्रेसी ही फॉर्म सबसे बेस्ट होती है? नहीं, ये कहा नहीं जा सकता दोस्तों। हाँ, लेकिन और जो नहीं ऑटोक्रेटिक है, डिक्टेटरशिप है, इसमें अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी दोस्तों, जैसे इसका मीनिंग है दोस्तों, कहीं ना कहीं आज की जो नेशन है वो कहीं ना कहीं हर देश डेमोक्रेसी बन रहा है, ठीक है। हमने इंडिया को कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी बनते देखा दोस्तों, यूएसए को बनते हुए देखा, जिस तरह से यूएसए ने अपना रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, वहाँ की जनता के लिए राइट्स लेके आए दोस्तों, उनकी डिमांड और जो लॉ बनाए दोस्तों, उनकी जस्टिस के लिए काम किया। ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न रूल बनाए जाएंगे दोस्तों, लोगों के लिए काम करेंगे। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, ये जो ऑटोक्रेट लीडर होते थे पहले या फिर अभी हैं, पहले राजा हुआ करते थे, उनके मुकाबले कहीं ना कहीं बेस्ट फॉर्म होती है गवर्नमेंट डेमोक्रेसी। हम समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसे चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद में जनता कहीं ना कहीं इलेक्शन करवाएगी। आप भी कहीं ना कहीं जब चुनावी होते हैं, एमपी के इलेक्शन होते हैं, एमएलए के इलेक्शन होते हैं और एमसीडी के इलेक्शन होते हैं, आप भी कहीं ना कहीं इसमें पार्टिसिपेट करते हो। आपको पता है किस तरह से धरना दिया जाता है, किस तरह से एक बेंचमार्क होता है, उसके लिए पार्टियां बनती हैं। पार्टी कैसी होनी चाहिए, नेशनल पार्टी किसे बोलते हैं, स्टेट पार्टी किसे बोलते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी बातें हम ब्रॉड क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। बस बेसिकली आज आपको सीखना क्या है, ये डेमोक्रेसी का वर्ड मीनिंग क्या होता है, इसलिए कैसे बाहर निकल के आए हैं, मैंने इस क्लास में अच्छे तरीके से समझा दिया दोस्तों। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। और इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो दोस्तों, जैसे डिक्टेटरशिप होती है, मोनार्ची होता है, वो अपने लिए मतलब चुना जाता है
वो इलेक्शन होते हैं उसके उसी हिसाब से। लेकिन एक्चुअली में दोस्तों मोनार्ची में और डेमोक्रेटिक में दोस्तों यही एक अंतर आ जाता है, वहाँ की जो रियल पावर होती है, वहाँ की जो आर्मी होती है दोस्तों, उसके नीचे जो रियल पावर होती वो होती है, वो कहीं ना कहीं वो काम करती है उस लीडर के लिए। समझ पा रहे हो? वो कहीं ना कहीं जो रियल पावर आर्मी करेगी, लेकिन डेमोक्रेसी में दोस्तों ये जो जनता है कहीं ना कहीं उसको रूल बनाएगी, ये कहीं ना कहीं लिमिटेड करेगी दोस्तों उसकी पावर को। ठीक है, उसकी पावर को कहीं ना कहीं लिमिटेड वे में लेके जाएगी इलेक्शन के थ्रू, और उस पर पाबंदी लगाएगी, वो कहीं ना कहीं गलत निर्णय ना ले ले, उससे हमारे अधिकार कहीं ना कहीं अच्छे हो जाएं। ठीक है, जो सुविधाएं हैं, डिमांड है, वो कहीं ना कहीं वो आइडेंटिटी वो पीपल, जैसे हमारा देश का प्रधानमंत्री हमारे लिए काम करता है। ठीक है, हमारा जो राष्ट्रपति है वो कहीं ना कहीं एक देश की आइडेंटिटी है यहाँ पे। समझ पा रहे हो? चाहे वो इनडायरेक्ट रूप से इलेक्टेड होता हो दोस्तों यहाँ पे, और कहीं प्रधानमंत्री डायरेक्ट रूप से इलेक्टेड होता हो, ये कहीं ना कहीं आपको समझना, आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों इसकी फीचर्स को लेके। डेमोक्रेसी की फीचर्स क्या होते हैं, सेकंड पॉइंट में पढ़ते हैं दोस्तों। फीचर्स इसकी जो पहली फीचर्स होगी दोस्तों, वो कहीं ना कहीं जो फाइनल मेकिंग पावर होगी दोस्तों, वो उस इलेक्टेड बंदे के हाथ में चली जाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट ये होगा, हम पढ़ते हैं इसको। द फाइनल डिसीजन power must rest with elected leader या पर्सन। ठीक है, इसमें पहला जो पॉइंट होगा दोस्तों यही होगा, क्योंकि जनता के द्वारा दोस्तों जो ये लीडर होता है, ये पर्सन होता है, इसको कहीं ना कहीं चुना जाता है। इसको चुनने के बाद में यही व्यक्ति उस देश की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी दोस्तों, उसको वो रिप्रेजेंट करेगा लोगों के लिए, कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में मांग उठाएगा। आपने देखा भी होगा दोस्तों, जिस प्रकार ये जो संसद में जो एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं दोस्तों, अपने अपने राज्य में दोस्तों ये एमएलए कहीं ना कहीं वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए काम करते हैं, नियम बनाते हैं और रूल बनाते हैं दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से सेंटर में दोस्तों, संसद में जो एमपी हैं दोस्तों, एक बड़े स्तर पे स्टेट के जितनी भी जो समस्याएं हैं, डिमांड को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, बजट बनाना है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, हेल्थ पे काम करना है, और कहीं ना कहीं जो अब्रोड है, ठीक है, उसकी महंगाई को लेके दोस्तों, वहाँ की सुख सुविधाओं को लेके दोस्तों, हॉस्पिटल है, रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेस से रिलेटेड है। ठीक है, पावर के लिए है, जितनी भी जो देश की समस्याएं होती है दोस्तों, महिलाओं से लेके, चिल्ड्रन से लेके, ये सारी समस्याओं पे नियम बनाती है, डिबेट होती है। उसके बाद में दोस्तों ये जो नेता होंगे दोस्तों, ये नियम बनाएंगे उन देश की आइडेंटिटी के लिए, ताकि वहाँ के लोगों में शांति बनी रहे, देश तरक्की करे, इसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। ये लीडर ही रिस्पॉन्सिबल होंगे वहाँ की जनता के काम करने में, और जनता उस देश के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, क्योंकि उन्होंने ही इस लीडर का चुनाव किया है। अगर ये लीडर उस पर मिसबिहेव करते हैं इन पर्सनों के द्वारा,
वही पर्सन एक दिन इस लीडर को कहीं ना कहीं एक लिमिटेड समय के बाद में कहीं ना कहीं बदल सकती है। ये इसके सबसे बड़ी खास कहीं ना कहीं फीचर्स होती है। सेकंड को पढ़ते हैं दोस्तों। सेकंड क्या होगी? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इलेक्शन तो दोस्तों हमने सुना और कहीं ना कहीं पढ़ा भी है दोस्तों। ये हम देखते भी हैं डेली न्यूज़ में। जब किसी स्टेट में या फिर किसी देश का बड़े स्तर पे चुनाव होता है तो वहाँ पे इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन कमीशन द्वारा एक डेट फिक्स की जाती है कि आपको जो जो भी चुनाव करना है, किस देश में किस स्टेट में करना है। वहाँ के जो लीडरों को कहीं ना कहीं पार्टियों को ये मेंशन करेगी कि आपको कहाँ से कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से सीट चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन होने के बाद में जनता के द्वारा एजेंडा तैयार किया जाता है, जनता का रिव्यू मांगा जाता है, किसको आप चुनेंगे। आपने देखा भी होगा जैसे अभी मोदी जी गवर्नमेंट है, बीजेपी की है दोस्तों, और इसके अपोजिशन में हमारी जो कांग्रेस है दोस्तों और अदर पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में किसी भी स्टेट के लिए जो नेशनल पार्टी है दोस्तों, कहीं ना कहीं वो चुनावी इलेक्शन के लिए फाइट करेगी और वहाँ पे जनता के द्वारा रिव्यू दिया जाता है। ठीक है, फ्री और इलेक्शन करवाए जाते हैं ताकि जनता उसको उस लीडर को चुन सके और लीडर उनके लिए काम कर सके। आई होप दोस्तों सेकंड पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ये फीचर्स ईच adult citizen must have one vote and one vote must have the value। ठीक है दोस्तों, हमने देखा जिसकी उम्र दोस्तों 18 साल है हमारे देश में दोस्तों, जो अडल्ट है दोस्तों जिसकी उम्र 18 साल है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो दोस्तों, और वो उस कंट्री का नागरिक हो, तो दोस्तों कहीं ना कहीं उसको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है हमारे कंट्री में। वो कहीं ना कहीं वोट कर सकता है, चाहे वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी भी स्टेट को रिप्रेजेंट करता हो सिटीजन, वो कहीं ना कहीं 18 साल का होना चाहिए दोस्तों। 18 साल पहले हमने देखा दोस्तों ये 21 वर्ष होती थी। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ किस अमेंडमेंट के तहत ये जो 21 वर्ष एज थी जो वोट डालने की, वो घटा के 18 वर्ष किस संशोधन में किया गया था और कब किया गया था, ये आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। इसका अगला फीचर्स क्या रहेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। रूल ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ गवर्नमेंट which limited set by constitutional law and
सिटीजन राइट्स। दोस्तों अभी हमने बताया था एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका लिखित रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसमें अधिकार लिखे गए हों, जिस प्रकार से जनता उस कहीं ना कहीं उस आइडेंटिटी ऑर्गेनाइजेशन के सबसे जो वैल्यूबल है, जो जिस पे वो ट्रस्ट करती है दोस्तों, उसको कहीं ना कहीं वो चुनाव करती है, उसका चुनाव करती है, फ्री इलेक्शन होते हैं, चुनाव करती है, वही रिप्रेजेंट करेगा, फिर वो बड़े स्तर पे जाके एक देश की आइडेंटिटी पे रूल करेगा दोस्तों। और वो रूल कैसे करेगा दोस्तों? वहां पे जो सरकार बनी है वो पावरफुल तो है, लेकिन वो पावरफुल इतनी नहीं है जितना वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल होते हैं दोस्तों, लिखित लॉ आर्टिकल होते हैं, शेड्यूल बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं उनको देखते हुए वहाँ पे पॉलिसी बनाई जाती है जनता के लिए। समझ पा रहे हो दोस्तों? तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये रूल कहीं ना कहीं मेंशन होते हैं, यही रूल होंगे, कहीं ना कहीं जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा दोस्तों उसको देखते हुए रूल बनाए जाएंगे। किस तरह से जो हमारी जो संसद होती है दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे जो ये संसद होती है, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा को कहीं ना कहीं आप देखो बड़ा माना गया है, इसको कहीं ना कहीं भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को दोस्तों भंग किया जा सकता है, एक टाइम पीरियड फिक्स होता है, 5 साल के लिए चुनी जाती है। जो बीजेपी गवर्नमेंट है उन्होंने सेकंड टर्म में को भी अभी वो पार करेंगे दोस्तों, अभी सरकार है चल रही है। ठीक उसी प्रकार से स्टेट में इलेक्शन होते हैं सीएम के लिए दोस्तों, लेजिस्लेचर के लिए, वहाँ पे भी इलेक्शन ऐसे ही होता है, वो प्रोसीजर सेम होती है। उसमें भी जो एमएलए होते हैं वो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, और एमपी स्टेट इसमें दोस्तों बड़े स्तर पे दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे दोस्तों संसद कहीं ना कहीं दोनों सदन आपस में बहस करते हैं दोस्तों, ठीक है, उसके द्वारा जो रूल बनाए जाते हैं वो जनता के लिए बनाए जाते हैं, और इन्हीं रूलों के माध्यम से दोस्तों सरकार में किस तरह से जो देश पे काम करना है वो नियम लिखे जाते हैं, और यही रूल लोगों की दिनचर्या में लोगों के लिए लोगों को फॉलो करने होते हैं। आई होप सो दोस्तों समझ में आया होगा। और यही रूल ये सभी को इस देश की आइडेंटिटी के अंदर, विद इन कंट्री के अंदर, इस पेरिफेरी के अंदर ये देश है, इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं इनको कहीं ना कहीं इनको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो राष्ट्रपति क्यों ना हो, चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो दोस्तों। इन नियमों का पालन करने से एक क्या होता है, इन नियमों का पालन करने से दोस्तों व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है कि हाँ मेरे देश का जो नियम है, जो कानून है, मेरे को खुली आज़ादी देता है, मैं उसकी कोई भी चीज़ खरीद सकता हूँ, कहीं किसी भी स्थान पे जा सकता हूँ विद इन ए बाउंड्री। ठीक है, समझ में आया? वो सॉवरेन नेशन होगा, और वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट जो बनी हुई है वो देश के लिए काम करेगी, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेगी, हेल्थ पे काम करेगी, एजुकेशन पे काम करेगी, बच्चों पे, महिला पे, जितना भी काम है वो आइडेंटिटी ऑर्गेनाइजेशन उसको संभालेगी। तो कहीं ना कहीं एक ये डेमोक्रेसी फीचर्स का निर्माण करती है। और इंडिया सबसे बड़ा, वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री कौन है? इंडिया। और यूएस से कहीं ना कहीं रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन रखता है, और जिसका कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न नहीं है दोस्तों, जो रिटर्न किस किस का है? यूएसए का दोस्तों, और इंडिया का दोस्तों। और रिटर्न नहीं है, रिटर्न लिखित संविधान किसका नहीं है? यूके का दोस्तों। ठीक है, ये आपने जानना है। जिसका जरूरी नहीं होता दोस्तों, जो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक कंट्री है उसका अपना संविधान हो, जरूरी नहीं हो सकता, लिखित भी हो, जरूरी नहीं हो सकता, लेकिन ये जरूरी हो जाता है कहीं ना कहीं जिसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक हो सकता है, ये भी जरूरी नहीं होता। समझ पाए? समझ में आया दोस्तों?
लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री का जो फीचर है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये सिक्योर करता है किसके, जो ह्यूमंस के राइट्स को, डिमांड को, सप्लाई को, ये कहीं ना कहीं सिक्योर कर देता है, बजाय दूसरे फॉर्म जो ऑटोक्रेटिक होता है उसमें लीडर कहीं ना कहीं देश की जो अधिकार होते हैं उनका हनन भी कर सकता है, लेकिन जनता इस फॉर्म में बेस्ट बना के उस लीडर को कहीं ना कहीं आने वाले टाइम से सबक सिखा सकती है, लिमिटेड कर सकती है उसकी शक्तियाँ। ठीक है, कैसे, उसको जब चुनाव होगा उसको दूसरी पार्टी को वोट दे के दोस्तों सार्वभौमिक मताधिकार होता है, अडल्ट फ्रेंचाइज जो चुनाव होते उसमें भाग लेके दोस्तों जनता उसका पलटवार कर सकती है, रैलियां कर सकती है दोस्तों, धरना प्रदर्शन कर सकती है। हमने ठीक हरियाणा गवर्नमेंट में अभी किसान आंदोलन देखा था जस्ट कोरोना टाइम पे दोस्तों। और जब भी कोई ऐसी आवश्यकता पड़ती है, जनता ऐसा बोलती है महंगाई चल रही है, तो देश की जो पॉलिसियाँ दोस्तों उनके विरुद्ध कहीं ना कहीं जनता रैलियां करती है, उनकी डिमांड को किसी भी फेज में कर सकती है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्तर की कोई बात हो, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरफ से आप विद इन ए कंट्री और इंटरनेशनल वे पे वो उसका जिम्मेवार कौन होगा, वो गवर्नमेंट जिम्मेवार होगी। और गवर्नमेंट में भी अगर जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है पीएम जिम्मेवार होगा, अगर वो गवर्नमेंट उस फिलफिलमेंट को पूरा नहीं कर पा रही है तो दोस्तों उस गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं त्याग पत्र देना पड़ता है। और जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुई है उसको विद इन ए 6 मंथ कहीं ना कहीं चुनावी इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। और जो नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी उसका चुनाव होता है, वो फिर से चुनाव करती है 5 साल के लिए। ये किसी देश में 1 साल होता है, किसी में 4 साल होता है दोस्तों, किसी में 5 साल होता है, हमारे इंडिया में 5 साल होता है। ये इसका एक कहीं ना कहीं फीचर्स है दोस्तों। आइए दोस्तों ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। थर्ड पॉइंट में दोस्तों ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, ये देखेंगे। हमने दोस्तों इसका अभी अभी पढ़ा था, ये जनता का रूल ऑफ पीपल, और इसमें एक लीडर होता है उसको चुनता है, उसको चुना जाता है, रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, ये पढ़ा था। इसमें दोस्तों रिप्रेजेंटेटिव जो ये कॉमन फीचर्स होती है, ये हमने इसका ब्रॉडर मीनिंग देखा दोस्तों। ठीक है, एक लीडर को कहीं ना कहीं इसमें चुना जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत। ठीक है, एज ए ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर द पीपल्स राइट। ये कहीं ना कहीं जो ब्रॉडर मीनिंग की बात आई तो दोस्तों ये ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों के अधिकार के लिए दोस्तों वर्क करता है या रन करता है, जितनी भी जो पॉलिसियां हैं, लॉ बनाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, ये इसका ब्रॉडर मीनिंग। यहाँ की जो गवर्नमेंट होगी दोस्तों किसके द्वारा चलाई जाएगी, पीपल्स के लिए। समझ में आया। और जरूरी नहीं होता दोस्तों एक डेमोक्रेटिक कंट्री की जो सरकार है जनता की सारी डिमांड पूरी करे। ठीक है, जितना हो सके जनता के द्वारा जितने भी जो काम होते हैं दोस्तों जनता के लिए काम करेगी, लेकिन वो जरूरी नहीं होता वो सारी ही डिमांड उसकी फुलफिल कर दे। ठीक है,
जरूरी नहीं होता दोस्तों जहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन जो लीडर हुआ वो कहीं ना कहीं उस देश के लिए अच्छा काम करेगा, लेकिन जितने टाइम तक करेगा शायद उस हो सकता है वो पीपल्स की राइट के लिए बात उठाए। ठीक है, समझ में आया। और इसमें एक दोस्तों ये और होता है, जो लीडर होता है, लीडर इस ऑर्गेनाइजेशन यानी नेशन में दोस्तों, एक नेशन में जो रिप्रेजेंटेटिव यानी रनिंग गवर्नमेंट होती है दोस्तों, रनिंग गवर्नमेंट जो करंटली कहीं ना कहीं शासन कर रही है, और एक जो कहीं ना कहीं आप देखो दोस्तों बड़े स्तर पे अपोजिशन, अपोजिशन का होना बहुत ही जरूरी है। इसमें कहीं ना कहीं जो अपोजिशन है वो क्या करेगी दोस्तों, रूलिंग पार्टी तो कहीं ना कहीं अपना जो सरकार है वो नियम चला रही है, जो इसके अपोजिशन में जो सेकंड पार्टी है दोस्तों, जो अपोजिशन का काम कर रही है, मल्टीपल कहीं ना कहीं आप देख सकते हो दोस्तों इस नेशन में जो मल्टीपल पार्टियां होती हैं, एक है जो रनिंग पार्टी है वो पार्टी है। ठीक है, अभी जैसे बीजेपी का एग्जाम्पल देंगे, बीजेपी ये एग्जाम्पल है। ऑपोजिशन में कौन सकती है, एनडीए हो सकती है दोस्तों। ठीक है, और अदर पार्टी मल्टीपल पार्टियां हैं, तो ये एग्जाम्पल है दोस्तों। डेमोक्रेसी में मल्टीपल पार्टी होती हैं, और डेमोक्रेसी में सिंगल भी हो सकती है, मतलब टू भी हो सकती हैं दोस्तों, लेकिन मल्टीपल होंगी तो कहीं ना कहीं ब्रॉडर मीनिंग बाहर निकल के आएगा। वहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंसी को देखते हुए दोस्तों पार्टियां अलग अलग चुनाव करा सकती हैं। ठीक है, बड़े स्तर पे कहीं ना कहीं आप देख रिप्रेजेंटेटिव कर सकती हैं। ठीक है, तो जो रूलिंग पार्टी है दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी है, अपोजिशन का एनडीए यानी जो कांग्रेस है दोस्तों, मल्टीपल पार्टी और भी हो सकती है। इसी चक्कर को दोस्तों पाई एक लिमिटेड गवर्नमेंट पड़ती है दोस्तों, ये लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये कहीं ना कहीं इसका ब्रॉडर मीनिंग होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में इसका जो चुनाव होता है 5 ईयर के लिए होता है दोस्तों। ठीक है, अगर वहाँ का जो लीडर है वो अच्छे काम नहीं कर पा रहा दोस्तों, तो जनता उसको कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में इस सरकार को भंग भी करा सकती है। री इलेक्शन होंगे दोस्तों, री इलेक्शन के लिए 6 मंथ का टाइम होता है दोस्तों। 6 मंथ में दोबारा से इलेक्शन होते हैं, फिर जनता दोबारा चुना जाता है। ठीक है, रिलेक्शन होने के बाद में जनता उसको कहीं ना कहीं रिलेक्शन करवाती है, और दूसरा भी कहीं ना कहीं वो दोबारा से जो रूलिंग पार्टी थी, जो पहले पार्टी बनी हुई थी दोस्तों, वो दोबारा से भी आ सकती है विश्वास मत के द्वारा। और कहीं ना कहीं जो अपोजिशन पार्टियां हैं, जो मल्टीपल पार्टियां हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी का मतलब स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा है, वो भी कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी में शामिल हो सकती है दोस्तों। कहीं ना कहीं उनके एमएलए उनमें शामिल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सीट कहीं ना कहीं उससे एक ज़्यादा सीट ये जीत जाती है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो पार्टी मेजोरिटी पार्टी कहलाती है। और मेजोरिटी पार्टी के जो विश्वासी नेता, ट्रस्टवर्दी जो नेता होता है दोस्तों, उसको पीएम या स्टेट में सीएम बनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार आई होप दोस्तों ये क्लियर हो चुके होंगे आपके पॉइंट। यही एक ब्रॉडर मीनिंग बाहर निकल के आता दोस्तों। लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, मल्टीपल पार्टियां होंगी, अपोजिशन होगा, सबसे बड़ा पॉइंट अपोजिशन होगा, रूलिंग पार्टियां होंगी, इसमें जनता कहीं ना कहीं इलेक्शन करवाएगी। किस प्रकार से एक यहाँ पे नेता का कहीं ना कहीं चुनाव होगा दोस्तों 5 साल के लिए, किसी में जैसे यूएसए में 4 साल के लिए होता है इलेक्शन दोस्तों। ठीक है, ये इलेक्शन कब होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एक कंस्टिट्यूएंसी में, एक कंस्टिट्यूएंसी किस तरह से चुनाव होते हैं दोस्तों। जो साइन होता है दोस्तों वो
किस प्रकार से बनाए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, कौन कौन से इसमें इलेक्शन कमीशन द्वारा कंडीशन और बाउंड की जाती है, ये एक डेमोक्रेसी कंट्री का एक फीचर्स होते हैं दोस्तों, ये ब्रॉडर मीनिंग में आता है। आइए दोस्तों अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट में दोस्तों हम देखेंगे इसका क्रिटिसिज्म, किस तरह से इसका क्रिटिसाइज करते हैं, क्या डेमोक्रेसी ऑल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्या डेमोक्रेसी को सिर्फ गवर्नमेंट मान सकते हैं, क्या ऑटोक्रेसी क्यों मतलब इसको अच्छा नहीं माना जाता, ऑटोक्रेसी को, डिक्टेटरशिप को दोस्तों डेमोक्रेसी ही क्यों बनना चाहते हैं। ये हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था दोस्तों, डेमोक्रेसी किस प्रकार से बाय नेशन बाहर निकल के आते हैं, क्यों पाकिस्तान ने 1999 में दोस्तों जनरल मुशर्रफ को आर्मी जो मिलिट्री कूप हुआ था दोस्तों उसके बाद में डेमोक्रेटिक बनाया। बांग्लादेश में 1990 में दोस्तों जिस प्रकार से हुआ दोस्तों हुआ डेमोक्रेटिक नेशन हुआ दोस्तों। इंडिया किस तरह बना था दोस्तों डेमोक्रेटिक कंट्री, नेपाल ये और यूएसए, ब्रिटेन, ये जितने भी बड़े बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री दोस्तों उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन बनाया दोस्तों। उस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे उसमें जो लिखित रूल और रेगुलेशन है वो जनता के लिए काम करते हैं। उन्हीं की फीचर्स को दोस्तों कहीं ना कहीं उसमें अमेंडमेंट्स किया जाएगा। कौन कौन से अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। और जो जुडिशरी है दोस्तों कहीं ना कहीं इन चुनावों को जो मतभेद हो जाता है उनका सुलझाने का काम करेगा। जुडिशरी को इंडिपेंडेंस रखा गया है। इसमें जो फॉर्म ऑफ जो संसद की जो लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, इसके 3 स्तंभ होते हैं दोस्तों, उनमें किस तरह से काम किया जाता है, ठीक है। लेजिस्लेचर किस तरह से काम करता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी किस तरह से काम करती है, जुडिशरी किस तरह काम करती है, यूनिकनेस कैसे आती है, ये कहीं ना कहीं हम बड़े स्तर पे देखेंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है, किस तरह से यहाँ पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, अपोजिशन का किस तरह से यहाँ पे जैसे अपोजिशन किस तरह से यहाँ पे काम करता है, वन पार्टी रूलिंग होती है, मल्टीपल होती है, ठीक है। ये सारी बातें इस चीज़ में हम बड़ी क्लासों में भी देखने को मिलेगी दोस्तों। बस ये आपको समझना है ये जो डेमोक्रेसी होता है इसका मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव कैसे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने पॉपुलेशन कितने तक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है, ये हमने बड़ी क्लासों में देखेंगे दोस्तों। बस इसका मतलब एनसीईआरटी में ही रहने देंगे दोस्तों इसको। एनसीईआरटी का मतलब डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी का ब्रॉडर क्या होता है, इसकी फीचर्स देखिए। आइए दोस्तों इसके कहीं ना कहीं आर्गूमेंट को देखते हैं। 4th पॉइंट दोस्तों, आर्गुमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। इसके आर्गुमेंट पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें पहला जो पॉइंट होगा दोस्तों, इट इज अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दोस्तों इसमें एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये माना जाता है, ये कहीं ना कहीं जरूरी नहीं होता कि एक जो यहाँ पे गवर्नमेंट बनेगी वो सारी डिमांडें पूरी कर पाए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जरूरी नहीं हो सकता, वो जनता के लिए जो काम कर रही है वो सफल हो जाए। लेकिन जिस टाइम तक यानी 5 साल तक जो गवर्नमेंट रहती है, जो रूलिंग पार्टी होती है, वो जिस लिमिटेड समय के लिए यहाँ पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो कहीं ना कहीं जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है दोस्तों, ठीक है। ये जरूरी नहीं होता, एक ये कॉन्टेक्स्ट बाहर निकल के आता दोस्तों। सेकंड वन आता है इट इज क्वालिटी डिसीजन
मेकिंग बॉडी। दोस्तों जैसे ही वो ऑर्गेनाइजेशन या सरकार वहाँ पे ट्रस्टवर्दी हो जाती है तो वही लीडर डिसीजन मेकिंग का काम करता है। समझ में आया दोस्तों? लेकिन करता है, लेकिन वो किस हद तक अप्लाई होगा, ये कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव इफेक्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं जरूरी हो नहीं सकता। जैसे हमारे इंडिया में किसी लीडर द्वारा एक प्रोजेक्ट बनाया गया, जैसे बजट में बनाते हैं, बजट का टाइम पीरियड फिक्स होता है, उसमें क्या होगा, तो एक नियम बनाए। जैसे 370 वाला कहीं ना कहीं आर्टिकल को हमने जम्मू कश्मीर में इम्पोज किया था, वहाँ की जनता के द्वारा, ठीक है, उसका विरोध भी किया था। और बाकी जो हिंदू कहीं ना कहीं जो यहाँ की जनसंख्या थी उन्होंने उसको सही बताया था। ठीक उसी प्रकार से रोहिंग्या का केस हुआ था दोस्तों, जो रिफ्यूजीज थे उन पे कहीं ना कहीं डिबेट हुई थी। मणिपुर का केस हुआ, उस पर किस तरह से लागू होंगे, ये सारे की सारी जो नियम डिबेट होती है दोस्तों, जनता कहीं ना कहीं जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसके कहीं ना कहीं अपोज भी जा सकती है, कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। कहीं ना कहीं जो नियम बनाया जाता है दोस्तों, वो सारी बाउंड्रियों को देखते हुए देश के सामाजिक पॉइंट, इकोनॉमिक पॉइंट, कहीं ना कहीं सोशल पॉइंट, हर वर्ग के व्यक्ति विशेष जो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, ज्योग्राफिकल और इनको फैक्टर को देखते हुए ये नियम बनाए जाते हैं। और इसी डिसीजन बॉडी के आधार पे दोस्तों जो नियम और लॉ बनाए जाते हैं वो जरूरी नहीं होता वो क्वालिटी उनकी अच्छी हो। कहीं ना कहीं ये पॉइंट बाहर निकल के आता है, इसका आर्गुमेंट है दोस्तों। समझ में आया? अगला पॉइंट है दोस्तों, it is allowed to correct one mistake taken by in past। दोस्तों जब वो गवर्नमेंट बनती है तो उसके द्वारा जो नियम पास्ट में बनाए गए थे, जो मिस्टेक हुई उसकी रिस्पॉन्सिबल होगी, ये रिस्पॉन्सिबल हो भी जाती है दोस्तों, क्योंकि वही गवर्नमेंट, वहाँ के उसके डेलीगेट्स होते हैं, जो मंत्री होते हैं, या फिर इसके नीचे जो आपकी आइडेंटिटी होगी दोस्तों, आप पे ये नियम बनाएंगे। जब आप IAS अधिकारी बनोगे दोस्तों, जब आप सिविल सर्वेंट बनोगे तो आपको ही इनका जो लॉ है आपको बनाने पड़ेंगे दोस्तों, जो ब्यूरोक्रेट हैं दोस्तों वो बनाएंगे। तो इसमें दोस्तों जो नियम बनाए जाते हैं कहीं ना कहीं उनसे गलतियां हो जाती हैं, रेक्टिफाई करना पड़ता है, फिर उनके संशोधन किया जाता है। ठीक जैसे बिल पास किया जाता है, कौन मंत्री कौन बिल पास करा रहा है, संसद में ये डिबेट होती रहती है, बहस होती रहती है, कुछ मिस्टेक हो जाती है। लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में दोस्तों ये तरह की बातें चलना आम हो जाती है, क्योंकि जरूरी नहीं होता वो जो आइडेंटिटी कुछ नियम ला लेके आई है, जरूरी नहीं होता वहाँ की देश की जनता को पूरी तरह से संतुष्ट कर दे। ठीक है, उसमें रेक्टिफाई भी होगा, लेकिन ये मिस्टेक को कहीं ना कहीं करेक्ट करना पड़ेगा। ये आर्गुमेंट हमारे को देखने को मिलेगा। और दोस्तों और क्या हो सकता है, it has enhanced dignity of citizen। ठीक है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये आर्गुमेंट ये अभी बताया था दोस्तों, जो यहाँ की जनता है उसके फेथ पे दोस्तों, उसकी जितनी भी डिमांड है उनको देखते हुए दोस्तों उन पे कहीं ना कहीं काम करती है। ये जरूरी भी नहीं होता हर लॉ इस पे खड़े करते हो, तो कहीं ना कहीं ये आर्गुमेंट भी आता है हमारे पास में। आई होप दोस्तों ये जो पॉइंट थे सभी समझ में आए होंगे। मैं आशा करता हूँ जितने भी पॉइंट रहे हैं हमारे, हमने अच्छे तरीके से समझाया।
जिस प्रकार से यहाँ पे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है दोस्तों, जिस प्रकार से गवर्नमेंट बनती है, जनता के द्वारा जो चुना गया प्रतिनिधित्व है दोस्तों, चाहे वो सेंटर में दोस्तों, सेंटर में बने एमपी का इलेक्शन हो, चाहे एमएलए का इलेक्शन हो दोस्तों, वो बड़े स्तर पे हो या छोटे स्तर पे, स्टेट की आइडेंटिटी हो चाहे सेंटर की आइडेंटिटी हो, दोनों कहीं ना कहीं जो मिनिस्टर है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जिन्होंने चुनाव लड़ा है, वो वहाँ की जो गवर्नमेंट जो बनेगी दोस्तों, वहाँ की जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, चाहे वो किसी तरह का भी काम हो, डेवलपमेंट का काम हो, चाहे किसी भी तरह का काम हो दोस्तों, वो गवर्नमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल होगी। और इस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को दोस्तों लिमिटेड टाइम के लिए उनको अधिकारों के लिए बाउंड किया जाएगा, और आने वाले टाइम में दोस्तों अगर वो उस देश की जनता के लिए काम ना करता हो तो कहीं ना कहीं उसको दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कर सकती है, उसके लिए नियम बदल सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है दोस्तों। ये जो इलेक्शन कमीशन होता है दोस्तों, इनके लिए इंस्ट्रक्शन लागू करती है, मंत्रियों को हटा भी सकती है। किस तरह से ये डेमोक्रेसी है दोस्तों, इसका जो एक देश होता है दोस्तों, इसमें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। आज की वीडियो में देखा दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों इन सभी पे हमने बात की, किस तरह से जो पॉइंट रहे हमारे डेमोक्रेसी का मीनिंग सीखा हमने। आज डेमोक्रेसी की फीचर्स देखी, डेमोक्रेसी की आर्गूमेंट, ब्रॉडर मीनिंग देखा, ये सारे की सारी बातें आज के वीडियो में हमने देखी दोस्तों। ये आज की जो वीडियो है आपको समझ में आई होंगी, जितने भी पॉइंट थे मेरे द्वारा समझाए गए आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी दोस्तों। दोस्तों अगर ये आप वीडियो अच्छी लग रही हैं तो आप उनका रिव्यू भी कर सकते हो। जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा उनको दोबारा से कमेंट सेक्शन में लिख के बता भी सकते हो, जो परेशानियां हो रही हैं। और आने वाले टाइम में दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आप सिविल सर्वेंट बने। मैं चाहता हूँ कि आप यूपीएससी को फेस करें, आप यूपीएससी एग्ज़ाम को कहीं ना कहीं पास करो दोस्तों। मेरे लिए मैं आपको बेस्ट विशेष देता हूँ। आने वाले टाइम में आप देश का सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम होता है यूपीएससी, उसको कहीं ना कहीं करेक्ट करो। आई होप दोस्तों ये जो एनसीईआरटी की जो सीरीज है हमने चलाई हुई है ये आपको पसंद आ रही होंगी। सो ये थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी दोस्तों।